हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन। आई होप अच्छी चल रही होगी। और आज इसी को अच्छा करने के लिए आज हम लोग आपके इस चैप्टर सॉल्यूशंस का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, वैसे तो आप लोगों को पता होगा 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन आज मैं जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ वो सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर रहने वाली है अपने पास। तो मैं स्पेसिफिकली सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर की आज बात करूंगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर में जो हमारे पास एक टर्म आ रही है ऑस्मोटिक, और ऑस्मोटिक से पहले आता है ऑस्मोसिस। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग ऑस्मोसिस से करेंगे और सबसे पहले मैं आज आपको समझाऊंगा यहाँ पर ऑस्मोसिस के बारे में। चलिए फिर ऑस्मोसिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑस्मोसिस पे चलते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि पहले आपको ऑस्मोसिस अगर मैं समझा दूं तो ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो, ऑस्मोसिस में अपने पास क्या होता है, ऑस्मोसिस में अगर आप एक सॉल्वेंट को, मतलब प्योर सॉल्वेंट को अगर सॉल्यूशन से कनेक्ट कर दोगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ बन जाता है। तो इस वाले केस में अपने पास जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट आपके पास फ्लो करेगा किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। और ये किसके थ्रू होता है हमारे पास, एक एसपीएम के थ्रू। एसपीएम मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन अगर मैं यहां पर आपके पास बात कर रहा हूं फ्लो की, तो फ्लो आप ध्यान रखना कि फ्लो हमेशा सॉल्वेंट का ही होगा। सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां होगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अब अगर मैं दो सॉल्यूशंस आपके पास यहां पर कनेक्ट करके दे दूं तो क्या होगा, अगर अपने पास कोई दो सॉल्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं। लेकिन वो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं वो एक लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन से किसकी तरफ फ्लो करते हैं, एक हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। ठीक, देखो मैं फिर से यहां पर समझा देता हूं कंसंट्रेशन का मतलब यहां पे क्या होता है। कई बच्चे क्या चीज गलत कर जाते हैं इसमें, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन तो ध्यान रखते हैं। उनको लगता है कि अगर फ्लो सॉल्वेंट का है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम रीजन से लेकर के जहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हायर उधर फ्लो होगा। नहीं, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आप मुझे खुद बताओ, किसी भी सॉल्यूशन की जब स्ट्रेंथ मेजर होती है तो वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ही तो होती है। या जब मैं किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ नाप रहा हूं, कंसंट्रेशन नाप रहा हूं, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में नापी जाती है, ना कि सॉल्वेंट। तो फ्लो तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होगा, पर कहां से कहां होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में चेक हो रही है, सॉल्यूट के। इसलिए यहां पर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि आपको सॉल्यूट को लेकर के चलना है। तो पहला वाला, मेरे ख्याल से पहले वाले पार्ट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहली वाली डेफिनेशन में एज सच कोई बहुत खास चीज है नहीं समझने को। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर तो आपको कह रहे हैं कि अगर मैं कोई दो आपके पास इस तरीके से बीकर या फनल लेकर के आता हूं, एक साइड जैसे मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, मैं लेफ्ट हैंड साइड बोल देता हूं, ये है मेरे पास प्योर सॉल्वेंट की साइड। और वैसे जो मेरे पास राइट हैंड साइड है, ये हो गई मेरे पास प्योर सॉल्यूशन की साइड। सॉल्वेंट साइड है, सॉल्यूशन साइड है। आप क्या कर दो, आप इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो। यहां पर मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो सॉल्वेंट का फ्लो चालू हो जाएगा। किसमें चालू हो जाएगा, आपके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाकर के किसमें गिरने लग जाएंगे, अपने पास सॉल्यूशन में। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो फ्लो है कब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो फ्लो विल रेगुलेटेड टिल concentration of solvent on both sides become equal। ठीक है भाई, अपने पास जो सॉल्वेंट का फ्लो है कब तक चालू रहेगा, तब तक रेगुलेटेड रहेगा, तब तक चालू रहेगा जब तक कि दोनों तरफ आपके पास जो सॉल्वेंट है ना बराबर ना हो जाए। क्योंकि इधर अभी प्योर सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियसली बात है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है। तो अब ये किधर भाग रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ भाग रहा है, ताकि इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड अपने पास जो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है इन दोनों को अपने पास बराबर कर दे। तो पहली वाली चीज आई समझ में, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो है। किसका फ्लो है, सॉल्वेंट का फ्लो है। लेकिन अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं दो सॉल्यूशन कनेक्ट कर दूं तो दो सॉल्यूशंस कनेक्ट करने पर क्या चीज अपने पास यहां पे होगी। अब आप इस चीज को यहां पर ध्यान से समझना जो मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको यह समझ आ गया तो आपको किसी भी तरीके के ऑस्मोसिस में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, और क्वेश्चन कभी कभार ऑस्मोसिस से आ जाता है। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भले ही आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, लेकिन वहां पर ऑस्मोसिस भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोसिस। अब मैं आपको कहता हूं कि मैंने अपने पास दो सॉल्यूशन यहां पर एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए। देखो, अगर अपने पास दो सॉल्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो यहां पर क्या क्या चीजें अपने पास हो सकती हैं। ये मैं एक यहां पर आपके पास ले लेता हूं, एक बीकर है, इसमें बीच में लगा देता हूं यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
ठीक है, ये चीज क्या हो गई अपने पास, ये हो गई अपने पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पर एसपीएम लिख देता हूं, ठीक है, अपने पास ध्यान रखना एसपीएम का मतलब है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलो भाई, अब एक साइड ले लेते हैं आपके पास सॉल्यूशन कम कंसंट्रेशन वाला, और एक तरफ लेंगे अपने पास ज्यादा कंसंट्रेशन वाला। ठीक है, मैं सॉल्यूशन का दोनों तरफ जो लेवल है वो अलग अलग रख रहा हूं, मैं सेम नहीं रख रहा हूं। क्यों सेम नहीं रख रहा हूं? क्योंकि अगर सेम रखूंगा तो जो आपके पास फ्लो है वो फ्लो को आप कैसे समझ पाओगे, क्योंकि फ्लो कब तक चलेगा, जब तक वो दोनों तरफ अपने पास सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बराबर ना कर दे। अब इसमें से एक रीजन लेफ्ट वाला है, एक राइट वाला है। चलो मैं बोलता हूं कि अपने पास जो है लेफ्ट वाला रीजन है, ये लेफ्ट वाला है आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। आप इसको किसी का भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह सकते हो, मैं तो कह देता हूं ये CuSO4 का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। और इधर आप ले लो अपने पास डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अपने पास हम लोग राइट हैंड साइड क्या ले रहे हैं, हम लोग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं राइट हैंड साइड पर, ये भी कॉपर सल्फेट का ही है। ठीक, तो आपके पास हाई कंसंट्रेशन किधर है? क्या मेरे पास जो लेफ्ट वाली साइड है वो हाई कंसंट्रेशन है? बिल्कुल है। ये वाली साइड हाई कंसंट्रेशन पे हो गई और ये वाली साइड किस पे हो गई? सॉल्यूशन की लो कंसंट्रेशन पर। दोनों सॉल्यूशन है, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। देखो अब यहां पर होता क्या है, जो सॉल्वेंट आपके पास मॉलिक्यूल्स है ना, वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो करेंगे। जब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो करेंगे तो होता क्या है, कुछ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट भी जाते हैं, ठीक है, और कुछ राइट टू लेफ्ट भी आते हैं। कुछ अपने पास क्या होंगे, कुछ राइट टू लेफ्ट भी आएंगे। ये आपके पास सॉल्वेंट का फ्लो है। लेकिन लेफ्ट से राइट जाने वाले, लेफ्ट से राइट जाने का मतलब है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं। ज्यादा कौन सा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, जो कि ऑस्मोसिस हमें बताते हैं। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ना आपके पास नेट फ्लो निकल करके आ जाएगा। तो आपके पास जो नेट फ्लो है, अगर मैं नेट फ्लो की बात करूं तो ध्यान रहे, नेट फ्लो किधर होगा मेरे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का? नेट फ्लो मेरे पास निकल करके आएगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अपने पास जो नेट फ्लो आ गया, नेट फ्लो कहां से आ गया? यहां से राइट से लेकर के लेफ्ट तक की तरफ। ठीक है, राइट से लेफ्ट का मतलब है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। आइए बात समझ में। और कौन फ्लो करेगा? फ्लो सॉल्वेंट ही करेगा, लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में अपने पास मेजर होती है? ये मेजर होती है किसी भी अपने पास सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो अब आपको ये चीज समझ आई, अगर दो सॉल्यूशन कनेक्ट कर देंगे तो कैसे आपको जवाब देना है। फ्लो हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ही रहेगा, ये बात आप ध्यान रखो। सो अपने पास जितनी स्टोरी अब तक हम लोगों को समझ आई वो क्या थी, कि अगर मैं ऑस्मोसिस को देखूं तो ऑस्मोसिस आपके पास कहां से कहां हो सकता है? ऑस्मोसिस आपके पास सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ भी होगा, लेकिन फ्लो हमेशा किसका रहेगा? फ्लो रहेगा अपने पास सॉल्वेंट का। इस केस में भी सॉल्वेंट फ्लो करेगा। और अगर आप दो सॉल्यूशंस यहां पे कनेक्ट कर देते हो, अगर दो सॉल्यूशंस कनेक्टेड है तो एक होगा लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होगा अपने पास हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, दो हो गए अपने पास, एक हो गया लो कंसंट्रेशन वाला, एक हो गया हाई कंसंट्रेशन वाला। तो जैसा मैंने आपको बोला था, यहां भी फ्लो किसका होगा? यहां भी फ्लो अपने पास सॉल्वेंट का ही होगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, यहां पे भी फ्लो किसका होगा? सॉल्वेंट का ही होगा, सॉल्यूट कभी फ्लो नहीं करेगा। लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब है कि यहां जो सॉल्यूट है ये सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है यहां हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर होती है? वो मेजर होती है हमेशा यहां पर सॉल्यूट के अमाउंट के रिस्पेक्ट में। तो इतनी बात अपने को यहां पर ध्यान रखनी है। ये है आपके पास ऑस्मोसिस की कहानी। देखो अब आपके पास ऑस्मोसिस के साथ अगर मैं बात करूं तो ऑस्मोसिस में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब आप इसको ध्यान से समझना जो मैं आपको यहां पर एग्जांपल बताने जा रहा हूं। मैं आपको बोलता हूं कि मैंने यहां पर दो सॉल्यूशन रखे। ठीक है, आपसे क्या पूछते हैं? आपसे ना एक केस पूछा जाता है और वो केस किसका होता है? श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग का। ठीक है, किसी भी ऐसे सब्सटेंस को वाटर में आपके पास भिगा करके रख देंगे और पूछेंगे श्रिंक होगा या स्वेल होगा। अभी जो श्रिंकिंग और स्वेलिंग हो सकती है किसकी हो सकती है? ये आपके पास एग की पूछी जा सकती है, आपसे एग पूछ सकते हैं, ये आपसे ग्रेप पूछ सकते हैं, अंगूर के बारे में पूछ सकते हैं, ये आपसे किशमिश के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कई चीजें अपने पास हो सकती हैं। तो मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं एग का। ठीक है,
एग को दो तरीके के सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे। अब ध्यान से समझना कैसे। चलो मैं बोलता हूं कि अपने पास जो पहले वाला केस है, पहले वाले केस में आपने जो एग रखा है वो प्योर वाटर में रखा है। प्योर वाटर का मतलब हो गया कि आप कह सकते हो डिस्टिल वाटर है या बिल्कुल प्योर, जो आप बिल्कुल कहां पे बना रहे हो अपने पास लैब में। इसके अंदर सॉल्यूट है, इसके अंदर जो सॉल्ट है वो है ही नहीं, ठीक है। यहां पर मेरे पास ध्यान रहे टैप वाटर नहीं है, यहां पर कौन सा वाटर है मेरे पास, अभी पहले वाले केस में डिस्टिल्ड वाटर है। कौन सा वाटर है भाई अपने पास, डिस्टिल्ड वाटर है, और ये है अपने पास एग। आई इतनी बात समझ में। फिर मैं आपको बोलता हूं वैसे ही मेरे पास यहां पर एक और कंटेनर में ले लेता हूं, एक और कंटेनर में पानी भर के रखता हूं, और इसके अंदर भी आपका जो एग है वो डिप करके रख देते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर पहले वाले केस में डिस्टिल्ड वाटर लिया था, डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर है, ठीक। दूसरे वाले केस में क्या करते हैं, दूसरे वाले केस में जो एग है इसको मैं डिप करके रख रहा हूं किसमें, NaCl के सॉल्यूशन, नमक वाले पानी में। या आप ऐसा कह दो पहले आपने पानी में अंडा भिगाया, और याद रहे इसके ऊपर का हम लोग मान के चल रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि एग को आपने कवर्ड रखा है, ठीक है, उसका शेल निकाल दिया है, शेल निकाल के रख रखा है, बॉइल्ड एग है, शेल निकाल के तब उसको ले जाकर के पानी में डिप कर रखा है। तो दूसरा वाला केस हो गया अपने पास, ये जो पानी है ये आप कह दो ये NaCl का सॉल्यूशन है। अब ये कभी बॉडी एग रहेगी, कभी ये ग्रेप हो सकते हैं, कभी किशमिश हो सकती है, लेकिन आंसर आपका हर केस में सेम ही रहेगा। अब आपसे पूछेंगे कि जब डिस्टिल्ड वाटर था तो आपका जो एग है, आपका मतलब कि ये जो एग हम लोगों ने इसमें रखा हुआ है आपके पास श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा। देखो जो अपने पास एग रहता है, जब आप इसको डिस्टिल्ड वाटर में अपने पास भिगा करके रखते हो तो डिस्टिल्ड वाटर क्या है, ये अपने पास प्योर वाटर है। प्योर वाटर का मतलब है प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है, अब ये सॉल्वेंट क्या करेगा, अब ये सॉल्वेंट फ्लो करेगा। सॉल्वेंट कहां से कहां फ्लो करेगा, आपका ये एग की तरफ, क्योंकि जब हमारे पास ऑस्मोसिस होती है तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। क्योंकि देखो अपने पास ये जो एग है, इस एग के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस वाटर में अपने पास क्या होंगे, इसमें प्रोटीन्स होंगे और भी कई मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, लेकिन बाहर सिर्फ पानी है, बाहर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। तो हमेशा ऑस्मोसिस के लिए जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। और अगर ये एग के अंदर सारा का सारा प्योर सॉल्वेंट या प्योर पानी अगर इसके अंदर फ्लो करेगा तो आप मेरे को बताओ ये एग श्रिंक करेगा या स्वेल हो जाएगा, मतलब इसका साइज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, भाई बढ़ जाना चाहिए। तो इस केस में जो एग है ये अपने पास क्या कर जाएगा, ये स्वेल कर जाएगा, ठीक है। पहले वाले केस में जो एग था ये आपको स्वेल या फिर पहले से थोड़ा बड़ा होता हुआ दिखेगा। लेकिन अब दूसरे केस में आ जाते हैं। देखो दूसरे केस में आपने एग को क्या करा हुआ है, दूसरे केस में आपने एग को किस में डिसॉल्व किया है, NaCl सॉल्यूशन में रखा हुआ है। अब ये सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, अब ये प्योर सॉल्वेंट तो नहीं है, ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है। इसमें क्या है, अब इसमें मेरे पास दो कंसंट्रेशन रीजन यहां पर क्रिएट हो गए। तो बाहर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की और वैसे अंदर भी एक कंसंट्रेशन रही होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अब भी क्या होगा, अब भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा। तो एग के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, एग के अंदर भी वाटर होगा, ठीक है। तो बाहर NaCl का सॉल्यूशन है, अगर बाहर NaCl का सॉल्यूशन है तो ये कैसा रीजन है मेरे पास, क्या ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रीजन है, बिल्कुल सही है, ये हाई कंसंट्रेशन पर है। क्योंकि भाई अंदर तो मैं ये कह रहा हूं ना वाटर है, अब अंदर जो वाटर है ये क्या करने लग जाएगा, अब ये बाहर की तरफ फ्लो करेगा, और ये बाहर की तरफ फ्लो करेगा तो ये जो एग है ये शेल, ये इस बार स्वेल नहीं होगा, इस बार ये क्या हो जाएगा अपने पास, श्रिंक हो जाएगा। क्यों श्रिंक हो रहा है, क्योंकि जो वाटर कंटेंट है ये आपके पास हमेशा मूव करेगा, या सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन रीजन, और ये किसका फ्लो है अपने पास, ये फ्लो होता है यहां पर सॉल्वेंट का। आई इतनी चीज समझ में, ये है आपके पास सॉल्वेंट का फ्लो, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस में अपने पास क्या होता है, ऑस्मोसिस में फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, कहां से, या तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या फिर एक ऐसा सॉल्यूशन जो लो कंसंट्रेशन पे था उससे हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ भागेंगे। कौन भागेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। इसीलिए पहले केस में जो एग है ये स्वेल हो गया था। क्यों स्वेल हो गया था, क्योंकि बाहर सिर्फ प्योर वाटर है, ठीक है, और अंदर आपके पास क्या है, अंदर आपके पास जो है वो एक सॉल्यूशन रहा होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहां भागेंगे, सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अगले केस में हमने इसे किस में डिप कर दिया था, हमने इसे डिप कर दिया था NaCl के सॉल्यूशन में। तो अब मैंने बाहर हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना दिया और अंदर वाला जो सॉल्यूशन है वो लो कंसंट्रेशन पे रह गया। तो जितना भी वाटर था, ये जितना भी वाटर है सारा का सारा बाहर फ्लो करने को चाहेगा, तो इसी के कारण वो जो एग है वो अपने पास क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ये होता है अपने पास स्वेलिंग और श्रिंकेज के पीछे रीजन। अब आप चाहे इसकी जगह कह दो यहाँ पे आपने अंगूर रखा हुआ है, मींस ग्रेप रखे हुए हैं, चाहे आप किशमिश का पीस कह दो कि इसमें किशमिश रखी हुई है, सेम ही आंसर रहेगा, ठीक है। तो प्योर वाटर के केस में जहां पे डिस्टिल वाटर है वहां पे स्वेल करती है चीजें, और इस केस में अपने पास श्रिंक कर जाएंगे। और इनके पीछे क्या रीजन काम कर रहा है अपने पास, यहाँ पर जो रीजन काम कर रहा है उसका नाम है ऑस्मोसिस। तो आई होप अब आपको ऑस्मोसिस यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऑस्मोसिस में क्या है, ठीक है। ऑस्मोसिस में दो चीजें, एक लो कंसंट्रेशन वाली है और एक है अपने पास
सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ का फ्लो। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन भी फ्लो कर सकते हैं, और कौन फ्लो करेगा? हमेशा सॉल्वेंट ही फ्लो करेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट फ्लो करेंगे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। बाकी अब आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट केस समझते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज हमारे पास इसमें आ रही है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है आपके पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास? ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आपको समझाते हैं पहले ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर बात करेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। देखो, इसको समझने के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं आपने एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन था, आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। किसको कनेक्ट कर दिया है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला बोल देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड प्योर यहां पर अपने पास सॉल्वेंट भरा हुआ है, और राइट हैंड साइड पे मैं आपको कहूं तो राइट हैंड साइड पर मेरे पास हो गया सॉल्यूशन। तो राइट हैंड साइड हो गई सॉल्यूशन की एंड लेफ्ट हैंड साइड हो गई अपने पास सॉल्वेंट की। और इसके बीच में हम लोग क्या लगाएंगे? इसके बीच में भाई हम लोग लगाएंगे यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसके बीच में मैं यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना देता हूं। ये हो गई अपने पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। अगर एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन कनेक्टेड है, मैंने ऊपर से अभी दोनों ये जो थिजल फनेल है इन दोनों को क्या करा है? ऊपर से इन दोनों को ओपन रखा है फनेल्स को। तो अभी इनके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा, इन दोनों पे ही कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ, और यहां भी क्या लगेगा? यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा। अभी इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैंने कोई प्रेशर नहीं रखा है इस पे। तो आपको भी पता है कि नॉर्मल प्रेशर पर ये जो आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहां से एंटर करेंगे। किसकी तरफ एंटर करेंगे? सॉल्यूशन में एंटर करेंगे। अभी हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोसिस में यही तो होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ जाते हैं? आपके पास सॉल्यूशन की तरफ। अब ये सॉल्यूशन में जा रहे होंगे, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो ऑस्मोसिस यहां पर चल रही है ना, ये ऑस्मोसिस को मैं रोक दूं, ठीक है, ये ऑस्मोसिस को मैं रोक दूं, और मैं प्रेशर की हेल्प लेना चाहता हूं। अब आप मेरे को खुद बताना कि आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से एक साइड आपको चूज करनी है जिधर आप प्रेशर लगा करके अपने पास इस फ्लो को रोक दो। तो ये आपके पास लेफ्ट से राइट जा रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर लगाया तो ये फ्लो और तेज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये प्रेशर आपके पास राइट हैंड साइड पर लगा दिया और ये मैंने बोल दिया जो प्रेशर की वैल्यू थी ये पाई थी, जहां आप थोड़ा सा ये एक्सेस प्रेशर लगाओगे, इस एक्सेस प्रेशर से क्या होगा? ये आपके ऑस्मोसिस को रोक देगा। यही जो एक्सेस प्रेशर आपने लगाया इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो पाए हैं यहां पर, ये मेरे पास क्या होता है? यही आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे पास क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे पास वो मिनिमम एक्सेस प्रेशर है जिसको आप कहां लगाते हो? सॉल्यूशन साइड पे लगाते हो। क्यों लगाते हो? ताकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अब सॉल्यूशन में एंटर ना कर पाए थ्रू एसपीएम, मींस मैं ऑस्मोसिस रोकना चाह रहा हूं। इसी को हम लोग कहते हैं अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कहना चाह रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ना अपने पास क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर अपने पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट होता है, ठीक है। और अगर ये अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें करना क्या होता है? ये जो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर आया है, कहते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन के, ठीक है। ये कंसंट्रेशन किसकी? अपने पास सॉल्यूशन की। जितना हाईली कंसंट्रेटेड आपका सॉल्यूशन होगा उतनी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये फाइनल फॉर्मूला अपने पास निकल करके आता है पाई इक्वल्स टू CRT, जहां पर ये जो C है ये अपने पास कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन में भी कौन सी कंसंट्रेशन हो गई? ये मोलैरिटी हो गई, ठीक है। अभी हम लोग इसको मोलैरिटी मान के चलेंगे कि ये कंसंट्रेशन मोलैरिटी है। फिर R, इसका तो आपको पता ही होगा, R मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है कितनी होती है? भाई ध्यान रहे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये हो गई अपने पास इसकी वैल्यू। एंड यहाँ पे जो T है, T कितना होगा? T रहेगा आपके पास टेम्परेचर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये भी किसी एट अ गिवन टेम्परेचर पे ही होते हैं। तो ये जो पाई इक्वल्स टू CRT निकल करके आया है, ये जो मोलैरिटी आई है, अब आप जरा ध्यान से समझना कि ये आपके पास क्यों हम इसे कह रहे हैं कि ये एक आपके पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? आपके पास नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। अब ये नंबर पे कैसे डिपेंड कर रही होंगी? आप मुझे बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या आप सभी को मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है? तो मैं मान के चल रहा हूं आपको याद है। मोलैरिटी के फॉर्मूले में ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आता है मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में होना चाहिए।
आई इतनी बात समझ में? ऊपर आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आ गया मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में था। तो क्यों ना मैं इस C को मैं क्या लिख दूं? N/V, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो पाई इक्वल्स टू CRT देख रहे हो आप, अब ये किस में चेंज हो जाएगा? पाई इक्वल्स टू N/V इंटू RT। यही हो गया पाई इक्वल्स टू N/V इंटू RT। और अगर आप देखोगे तो ये N क्या है? क्या N आपके पास नंबर ऑफ मोल्स थे? बिल्कुल थे। तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहे? तो बिल्कुल कर रहे हैं। और अगर मैं फाइनल इक्वेशन की आपके सामने बात करूं तो फाइनल इक्वेशन क्या निकल करके आ गई मेरे सामने? पाई V इक्वल्स टू NRT। अब ये कहीं कहीं सुना हुआ लग रहा है, पाई V इक्वल्स टू NRT। थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो PV इक्वल्स टू NRT हमारे पास जो एक आइडियल गैस इक्वेशन हुआ करती थी, ये भी वैसे ही है, पाई V इक्वल्स टू NRT, जहां पर पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने पास किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट के। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर होती है अपने पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो यहां से ध्यान रखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आपके पास कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कहीं पे लो कंसंट्रेशन रीजन होगा, लो कंसंट्रेशन रीजन का मतलब है लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाई कंसंट्रेशन रीजन का मतलब है जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा होगा? हाई होगा। ठीक है, वहां पर अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा निकल करके आएगा? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर निकल करके आएगा। अब यहां से आपको ना पूछते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपने देखा होगा आप लोगों के पास एक टॉपिक रहता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूं कि ये डिटर्मिनेशन जो हम लोग करते हैं मोलर मास की, वो कैसे करनी है। आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ आनी चाहिए, आप खुद ही कर लोगे हमेशा। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, किसका मोलर मास? अपने पास सॉल्यूट का मोलर मास। देखो अब आप लोग इस चीज को समझो, मैंने बोला पाई V किसके इक्वल है? पाई V यहां पर इक्वल है NRT के, जहां पर N का मतलब क्या है? N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। आप मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है अपने पास इसका फॉर्मूला? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास को मैं यहां पर W लिखने जा रहा हूं और मोलर मास को मैं क्या लिखने जा रहा हूं? M। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं ये? क्या ये नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं? मोलैरिटी से अभी हम लोगों ने देखा था नंबर ऑफ मोल्स किसके थे? सॉल्यूट के थे। बिल्कुल, तो सॉल्यूट अपने पास कौन सा कंपोनेंट होता है? कंपोनेंट बी। ठीक है, ए को क्योंकि सॉल्वेंट मानते हैं और बी को बी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और मुझे मोलर मास ही तो निकालना है सॉल्यूट का, तो क्या अब ये पाई V इक्वल्स टू N की जगह मैं WB बाय MB लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। बाकी R इंटू टी को आपको अनचेंज रखना है। अगर मैं MB को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, बाकी इनको इसके नीचे ले आऊं, तो ये वैल्यू किसके इक्वल बन गई? WB RT बाय पाई इंटू V। ये लो, ये आ गया आपके पास मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन द फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला, ऐसे कुछ बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, चार तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सब में आपको अलग अलग निकालना है। अगर आप रट सकते हो, आपकी बहुत अच्छी एबिलिटी है रटने की, तो आप रटो भाई। मेरे को मतलब मेरे को तो याद नहीं रहता है, मतलब मेरे को अगर मैं रट के करूंगा तो मैं शायद गलती कर दूं। तो मैं तो हमेशा जब भी यहाँ पे न्यूमेरिकल करता हूं तो मैं इस तरीके से यूज करता हूं इसको, इससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और उल्टा आपके माइंड में कोई ऐसा कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा कि कहीं यार ऐसा तो नहीं था, इधर W भी था, इधर M भी था, या ये नीचे था, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके 3 नंबर ले जाएगी वहां पर। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल जो है वो पूरा ही चला गया आपके हाथ से। तो ज्यादा बेटर है आप पहले से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो और खुद ही कर लेना, ये तो यही पुट कर देना, यहीं से आ जाएगा मोलर मास, क्योंकि ये इसका डेरिवेशन नहीं है कोई, बस मैं आपको एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ, बुक में भी उन्होंने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आई आपको ये चीज समझ में ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर में डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बाकी अब इसमें आगे चलते हैं, अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या रहने वाला है इसमें। चलो नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब है कोई भी दो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। ठीक है, आपने कोई दो सॉल्यूशंस एक दूसरे से यहां पर कंपेयर कराए और कंपैरिजन पे आपको पता चला कि जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, दोनों सॉल्यूशंस पे अपने पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है। या तो आप कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली, कैसे? कनेक्ट करके। तो ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो वो होते हैं आइसोटोनिक। लेकिन अब अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो एक का ज्यादा हो जाएगा और एक का कम रह जाएगा उसके कंपैरिजन में, तो आपके पास यहां पर दो टर्म्स बनती हैं। तो इफ टू सॉल्यूशंस आर नॉट आइसोटोनिक, जरूरी थोड़ी है हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ही हो। अगर कोई दो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक नहीं है तो क्या हो सकता है? तो भाई या तो फिर वो हाइपरटोनिक हो जाएगा या फिर वो आपके पास हाइपोटोनिक रह जाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं हाइपर को, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसका आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया। हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है, क्या ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो सॉल्यूशन हैविंग ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा वो अपने पास हाइपरटोनिक हो गया, और जिसका अपने पास कम रह गया वो हाइपो हो गया। जिसका कम रह गया अपने पास वो क्या हो गया, वो हो गया अपने पास हाइपो। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रह जाएगा। तो सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर, सिंपल। जिसका ज्यादा हो गया भाई वो अपने पास हाइपोटोनिक, और जिसका कम रह गया अपने पास वो हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में कोई फॉर्मुला वगैरह आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो बस एक ऑस्मोटिक प्रेशर था। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे पास एक टर्म बनी होती है स्टैंडर्ड आइसोटोनिक। दोनों का अगर सेम है तो आइसो, और अगर किसी का सेम नहीं होगा तो भाई एक का ज्यादा हो जाएगा कम, जिसका ज्यादा हाइपर, और जिसका कम उसका अपने पास हाइपो। चलिए अब आपके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है आपके पास जो मेरे पास जितने भी प्रोसेस यहाँ पर अपने पास नेचुरली अकर कर रहे हैं उनमें ऑस्मोसिस का क्या काम है, क्या वहां पर कहीं ऑस्मोसिस भी काम आ रहा है, या अगर काम आ रहा था तो हो सकता है आज से पहले हमने ध्यान ना दिया हो। देखो अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को आप ध्यान से समझना। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में मैं आपको अगर सबसे पहले एक एग्जांपल दूं, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूं कि अपने पास जो सेल होते हैं ये सेल बर्स्ट क्यों हो जाते हैं। सेल बर्स्ट आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि उसके अंदर वाटर जो कंसंट्रेशन है, वाटर रिटेंशन है, बहुत ज्यादा हो गई थी, इसके कारण सेल बर्स्ट हो गया। और कभी कभी जो सेल्स है वो श्रिंक भी हो जाते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपकी बॉडी में अंदर ये प्रोसेस चल रहा होगा, बट आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें थोड़ी पता चलेगा। तो ये कैसे सारी चीजें रेगुलेट हो रही है, अब आप इसको समझो कि ये चीजें कैसे रेगुलेट हो रही है। इसके लिए हम लोग यहां पर कंसिडर करते हैं एक अपने पास ये सेल है, और इस सेल को मैंने यहां पर किसी लिक्विड सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो लिक्विड है उसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर अभी पढ़ चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस की मैं बात करूं तो अब आपको पता है कि ऑस्मोसिस होने के लिए या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो होते हैं अपने पास लोअर कंसंट्रेशन वर्सेस हायर कंसंट्रेशन, और दूसरा है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो पास थ्रू कर सके, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे अपने पास लगती थी। सेल के अंदर ये जितना भी हमारे पास ये जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेल के अंदर वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं सेल सैप। फिर ये आपको पता है कि ये बाहर क्या प्रेजेंट है, ये मेरे पास सेल वॉल है। और अभी मैं मान करके चल रहा हूं कि मेरे पास ये जो बाहर वाला रीजन है, अब आपको एक कंसंट्रेशन डिफरेंस यहां पर बना करके देना है। मैं बोलता हूं मेरे पास जो बाहर कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन है, और इस सेल सैप के अंदर जो कंसंट्रेशन थी वो कैसी थी, हाई कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में मेजर होती है, आपके पास सॉल्यूट के। अब आपको पहले मैं यहां पर छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको पता ही होगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है, और जहां कंसंट्रेशन कम है वहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, वहां पर कौन सा सॉल्यूशन बनता है, वो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वहां पर क्या बनता है, हाइपरटोनिक। और जहां पर कंसंट्रेशन कम रह जाती है वहां पे क्या बनता है, हाइपोटोनिक। क्या बनता है भाई अपने पास वहां पर, हाइपोटोनिक। अब लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ फ्लो होगा, किसका फ्लो होगा, सॉल्वेंट का। और अगर मैं कह दूं ये सॉल्वेंट आपके पास वाटर है, तो जितना भी वाटर है वो अभी किसके अंदर एंटर करेगा, यहां पर आपके पास इस सेल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। क्योंकि लो कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाते हैं, कौन जाते हैं, सॉल्वेंट जाते हैं। तो अब धीरे धीरे ये जो सेल सैप है, सेल सैप के अंदर पानी भरने लगेगा, और जब इस सेल सैप के अंदर पानी भरने लगेगा तो अल्टीमेटली ये जो सेल है, ये जो सेल बॉडी है आपके पास, ये श्रिंक कर जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो यहां पर होती है आपके पास स्वेलिंग, किसकी स्वेलिंग होगी, इस सेल की, और अल्टीमेटली ये बर्स्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर वाटर जरूरत से ज्यादा ही हो गया तो ये जो सेल है आपके पास ये फट जाएगा, इसी को हम लोग रप्चरिंग या बर्स्टिंग ऑफ सेल कहते हैं।
और अगर मैं इस बायोलॉजिकल प्रोसेस का आपको नाम बताऊं तो इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया है हेमोलिसिस का। यही आपके पास हेमोलिसिस है। अगर हेमोलिसिस की बात करें, इसी को हम लोग हेमोलिसिस कहते हैं, जहां पर सेल अपने पास बर्स्ट कर जाती है। क्यों बर्स्ट कर रही है? क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, कहां से? लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन रीजन, या मैं बोलूं आपके पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि जब आपको एग्जैक्ट आंसर लिखने होंगे तो ये सारे टर्म्स आपको पता होनी चाहिए हेमोलिसिस में। अब अगला केस लेते हैं। अब अगला केस जो अपने पास हो सकता है वो सेल श्रिंकेज का हो सकता है, कि सेल जो है वो श्रिंक कर गया। अब देखो श्रिंक कैसे होगा? श्रिंक के लिए फिर से कंसिडर करना पड़ेगा कि मैंने इसको किसी लिक्विड सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, आपके पास ये सेल बॉडी है। तो जब ये सेल बॉडी अपने पास डिप हो रखी होगी, पिछली बार मैंने बाहर जो कंसंट्रेशन थी वो लो ले रखी थी, इस बार जो कंसंट्रेशन है बाहर वो कैसी है अपने पास? ये अपने पास हाई कंसंट्रेशन, और अंदर क्या है अपने पास? अंदर है यहां पर लो कंसंट्रेशन। अब आप मेरे को खुद ही बता दो कि किसको हम लोगों को यहां पर हाइपरटोनिक कहना चाहिए, किसको हाइपो? जहां कंसंट्रेशन कम रह गई वहां पर हाइपो है, और जहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई वहां पर अपने पास हाइपर है। ये हाइपरटोनिक है हाई कंसंट्रेशन पर। ठीक है, फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन बिटवीन टू सॉल्यूशंस। अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, बाहर ज्यादा है, तो भाई अब जो वाटर है वो सेल बॉडी में से बाहर की तरफ फ्लो करेगा। ये जो सेल सैप आप देख रहे हो, अब सेल सैप से पानी जो है वो बाहर आने लगेगा। तो इस केस में जो सेल है वो आपके पास स्वेल नहीं करेगा, इस केस में जो सेल है आपके पास उसकी क्या हो जाएगी? श्रिंकेज। ठीक है, श्रिंक होने लगेगा। तो यही एग्जांपल है अपने पास श्रिंकेज ऑफ सेल का। आई बात समझ में? श्रिंकेज ऑफ सेल कैसे समझाया जा सकता है? इसी को हम लोग श्रिंकेज ऑफ सेल कहते हैं। और पहले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्वेलिंग या फिर बर्स्टिंग ऑफ सेल। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसका नाम हेमोलिसिस होता है। वैसे हमारे पास सिमिलरली जो दूसरा वाला प्रोसेस मैंने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो अब ध्यान रहेगा, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, किसे कहते हैं हम लोग? इसका अपने पास नाम है प्लाज्मोलिसिस। तो पहले वाले में हेमोलिसिस हो रहा है, अगले वाले में आपके पास प्लाज्मोलिसिस हो रहा है। प्लाज्मोलिसिस में जो श्रिंक है, जो सेल है अपने पास, वो क्या कर जाएगा? वो श्रिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो वाटर कंटेंट है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर फ्लो करेंगे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। तो ये है इसकी एक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरीके के हमारे पास कई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है, जैसे देखो यहाँ पर लिखी हुई भी है। जितनी भी प्लांट्स होती है, प्लांट्स के रूट्स में आप लोगों ने तो देखा होगा कि वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, फिर प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। लेकिन ये हो कैसे रहे? देखो, जब आप रूट्स की बात करोगे, जैसे मेरे पास ये सॉइल है, अब सॉइल में क्या होगा? सॉइल में बाहर क्या प्रेजेंट है? सॉइल में मेरे पास बाहर प्रेजेंट है वाटर। ठीक है, ऊपर इसके क्या है? ऊपर ही अपने पास सॉइल की लेयर है, सॉइल के अंदर ये ग्राउंड वाटर होता है। फिर जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ये जो प्लांट है आपके पास, इसकी जो रूट्स हैं ये इस तरीके से नीचे फैली हुई होंगी। ठीक है, यहां पर अपने पास जो रूट्स है वो आपको पता है कि वो इसी तरीके से नीचे फैल रखी होती है। तो अभी जो रूट्स हैं, ये रूट्स यहां पर सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और सॉइल में भी क्या प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है आपके पास वाटर। ठीक है, तो अगर मैं रूट्स की बात करूं तो अब क्या होगा? रूट्स जो हैं ये आपके जो हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स, ठीक है, बिल्कुल टिप पर लेकर के चलेंगे। जो आपके हेयर सेल्स हैं यहां पर, ये क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। कहां से एब्जॉर्ब करेंगे? सॉइल से। क्यों एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं सॉइल से वाटर को? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। तो ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या करेगा? सॉल्वेंट इस हेयर सेल के सेल सैप में एंटर करेगा, मींस जो वाटर है यहां पे एंटर करेगा, फिर रूट्स इस पानी को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के बाकी पार्ट तक पहुंचाएगी। तो इसीलिए आपको पहला वाला जो एग्जांपल दे रखा है ये भी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ही है, इसलिए इसमें पहला वाला एग्जांपल आपको प्लांट्स एब्जॉर्प्शन का दे रखा है। दूसरा वाला भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो आपके वाटर का जो एसिमिलेशन होता है प्लांट के केस में, जो कि वो बाकी अपने हर पार्ट तक पहुंचाता है, उसमें भी ऑस्मोसिस ही काम आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे रहते हैं, सारे लिखे हुए हैं। इसमें जो जनरली जहां से क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो सॉइल वाला था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो सेल वाला है जो हेमोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस रहती है। फिर सॉइल वाला है जो रूट से जो पानी चढ़ के जा रहा है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज को जब पानी में हम लोग रख देते हैं तो कह रहे हैं कि वो आपके पास बर्स्ट हो जाएंगे। उसके पीछे क्या रीजन है? कोई बड़ी बात तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि इतना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पूरी वीडियो अगर आपने देख ली तो आप इसे ना बता पाओ। अगर ये आरबीसी है तो आरबीसी के बाहर अभी क्या प्रेजेंट है? आरबीसी के बाहर अभी प्रेजेंट है सिर्फ वाटर। ठीक है, वाटर में भी मैं लेकर के चल रहा हूं प्योर वाटर। ये अगर प्योर वाटर है, ठीक है, ये अगर प्योर वाटर है तो मतलब बाहर प्योर सॉल्वेंट है। तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का भी तो फ्लो था,
प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज के तरफ अब ये पानी मूव करेगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। मैं लो कंसंट्रेशन से हाई नहीं कह रहा हूं, अगर आप लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो वो भी लगा दो। जब यहां सॉल्यूट है ही नहीं, जब सॉल्यूट है ही नहीं तो सॉल्यूट के टर्म्स में तो कंसंट्रेशन नपती है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन लो ही तो आएगी, तो फिर अंदर मेरे को हाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां सिर्फ वाटर ही थोड़ी है आरबीसीज में, बाकी चीजें भी प्रेजेंट है आपके रेड ब्लड सेल्स में। तो अब वाटर कहां मूव करेगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, या फ्रॉम सॉल्वेंट रीजन टू सॉल्यूशन। तो अल्टीमेटली इसके अंदर पानी भरेगा और ये आरबीसी क्या हो जाएगा, अपने पास बर्स्ट हो जाएगा। क्या रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे भी रीजन अपने पास ऑस्मोसिस ही है। तो ये थे आपके पास ऑस्मोसिस की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इंक्लूडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज आल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप आज के इस वीडियो ने आपके लगभग सारे ही डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर मेरे से कुछ मिस हो गया होगा तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जल्दी मिलेंगे हमारी नई वीडियोस में, जिसमें आपको बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सिखाऊंगा, जहां पे आपको क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करके लाऊंगा जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए जल्दी मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।